Good morning, dear children. Today we are going to start the chapter Resources and Development. This chapter already has been completed in online session, but आज कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं इसको एक टेक्सचुअल वीडियो इसका आपको बना के भेज रही हूँ ताकि आप इसको प्रॉपरली अच्छी तरह से समझ सकें और प्रिपरेशन कर सकें अपने एग्ज़ाम्स के लिए. ओके डियर चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. वो सारी चीज़ें है ना जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, है ना. तकनीकी रूप से हमारे पहुंच के अंदर होती है ना, टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं, है ना. और इसके साथ साथ आर्थिक रूप से वो सुगम होती हैं, है ना. हम उनको खरीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. और कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसके साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर उसको एक्सेप्ट करती है एज ए रिसोर्स, है ना. उन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो you can say resource is something that is available, accessible, economically viable, socially and culturally acceptable to all, and above all satisfies our wants and needs. For example, Russia is rich in natural resources like oil and minerals. Okay children, resources can also be termed as materials or raw goods that can be transformed for increasing their value and usefulness. Some resources are also classified as natural resources such as land, water, forest, etc. So, children, है ना, वो सभी चीज़ें जो कि हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध होती हैं, है ना, जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ना. हमारी आवश्यकताओं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं. तकनीकी रूप से वो हमारे पहुंच के अंदर होती हैं, आर्थिक रूप से सुगम होती हैं, कल्चरली एक्सेप्टेबल होती हैं. उन सभी को हम रिसोर्स या संसाधन कहते हैं, है ना. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है ना, मतलब नेचर है. आप ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, है ना. तो ये क्या है, दिस इज द फिगर, है ना, शोइंग इंटरडिपेंडेंस, है ना, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना. तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता है, एक कैसे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशंस के बीच में, है ना. तो ये जो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना. तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं,
प्रकृति के साथ में, अपने इन्वायरमेंट के साथ में, टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना, तकनीक की सहायता से, और इस तरह से इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो उसको एक्सेलरेट किया जा सके, है ना, आर्थिक विकास करने के लिए। तो डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी, है ना? क्या आप सोचते हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो गिफ्ट्स हैं, वो फ्री गिफ्ट्स हैं प्रकृति के, है ना, मुफ्त उपहार है हमारे लिए, जैसे कि बहुत सारे लोग अज्यूम करते हैं, मानते हैं? दे आर नॉट, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज क्या है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ का फंक्शन है ना। मनुष्य की गतिविधियों की वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो हमको मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स themselves are essential components of resources। ह्यूमन बीइंग्स स्वयं ही, जो मनुष्य है ना, वो खुद ही एक बहुत ही आवश्यक तत्व हैं रिसोर्सेज की, है ना, एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं रिसोर्सेज के ह्यूमन बीइंग्स। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम, है ना। तो वो क्या करते हैं कि जो भी मटीरियल, है ना, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होता है उसको वो क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो भी चीज़ें हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होती हैं उनको वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, है ना, जिसको कि हम यूज़ करते हैं। एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो संसाधन हैं, इनको हम इन तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है ए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, है ना, ऑरिजिन के आधार पर, उसके उद्गम के आधार पर, है ना, हम क्या कह सकते हैं? वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? दे आर कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, है ना, एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट होने के आधार पर कि कैसे वो समाप्त हो जाते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पर, है ना, आधिकारिक तौर पर हम कह सकते हैं वी कैन क्लासीफाई दिस रिसोर्सेज एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, community resources, national and international resources. And the next type of resources are on the basis of status of development, है ना। डेवलपमेंट के स्टेटस पर कैसे हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व्ड रिसोर्सेज। ओके डियर चिल्ड्रन, यू कैन सी द फिगर नंबर 1.2, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये रिसोर्सेज जो हैं किस किस तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कंटिन्यूअस और फ्लो रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल विंड, वाटर, है ना, जो सतत हैं, लगातार चलते रहते हैं रिसोर्सेज, उनको हम कंटिन्यूअस या फ्लो रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे हवा है, वाटर है ना, विंड, वाटर। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? नेचुरल और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, है ना, जैविक संसाधन जिसको हम कहते हैं। तो उसमें एक तो नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हो गया जैसे वेजिटेशन वगैरह है, फॉरेस्ट है, वनस्पतियाँ हैं। दूसरा वाइल्ड लाइफ है, जो जीव जंतु हैं, जंगली जीव जंतु हैं, है ना, ये भी इसमें आ जाते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये सारे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड और रिन्यूड, है ना, जिनको कि हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अब वो एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इनमें दो तरह के रिसोर्सेज हैं, एक तो रिसाइक्लेबल है जैसे कि मेटल्स, है ना, और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स।
फॉसिल फ्यूल्स जो कि यूज़ के साथ ही वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना, एक बार उनको यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ ही वो ख़त्म हो जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से कैसे होते हैं? दे आर द स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना, इनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ह्यूमंस तो खुद एक रिसोर्स होते हैं, है ना, और वो इन रिसोर्सेज को, द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन आवर environment, these resources can be transformed by the human beings, है ना। तो ह्यूमन बींग्स खुद ही एक रिसोर्स है और ये जो रिसोर्सेज एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं उनको वो ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि उन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकें, है ना, वो रिसोर्सेज हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। ओके चिल्ड्रेन, इतना आपने समझ लिया होगा, है ना। तो अब हमको, वैसे तो ऑलरेडी हम ये चैप्टर पहले ही फिनिश कर चुके हैं ऑनलाइन सेशन में, है ना, लेकिन हम इसको फिर से आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ टेक्सचुअल वीडियो के थ्रू ताकि आप अच्छे से समझ सको, है ना। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं आप मैम टेक्सचुअल वीडियो बनाइए, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। ओके डियर चिल्ड्रन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो हमने देखा इसके पहले फर्स्ट पेज पर रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, देयर आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, दे आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज on the basis of ownership. They are classified into 4 parts: individual resources, community resources, national resources and international resources. And on the basis of development we can classify these resources as potential resources, developed resources, stock resources and reserved resources. Okay children, now on the basis of origin, biotic resources, okay, these are obtained from atmosphere and have life, such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. ना, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? We can obtain these resources from our biosphere, है ना, और उनमें जीवन होता है, वो सजीव वस्तुएं होती हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, फ्लोरा एंड फाउना, है ना, हमारी जो वनस्पतियाँ हैं, इसके अलावा जो जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ्स हैं, ये सभी इसमें आते हैं। फिशरीज, मछलियाँ, है ना, लाइव स्टॉक, जानवर वगैरह, ये सब आते हैं बायोटिक रिसोर्सेज में। ओके चिल्ड्रेन, एंड लेट्स सी द एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से हैं? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, वो सारी चीज़ें जो कि निर्जीव वस्तुओं से बनती हैं, है ना, नॉन लिविंग थिंग से बनती हैं, उनको हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स, जिनमें जो सजीव नहीं होती हैं, लाइफलेस होती हैं, द थिंग्स विच आर लाइफलेस, जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे पत्थर हो गए, रॉक्स हो गई, चट्टानें हो गई, मेटल्स हो गए, है ना, इनको हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। ओके चिल्ड्रेन, नाउ लेट्स सी द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, है ना, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर कौन से रिसोर्सेज हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सबसे पहले रिन्यू, है ना, जो कि रिन्यू करने के योग्य होते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स, जिनको रिप्लेनिश किया जा सकता है फिर से, है ना, ये तैयार हो जाते हैं, इनको फिर से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, फिर से इनको रिन्यू किया जा सकता है, फिजिकली भी, केमिकली या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट
and wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous और flow, है ना। और ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको हम आगे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? फ्लो रिसोर्सेज में, है ना, कंटिन्यूअस या फ्लो रिसोर्सेज में, इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, सोलर, विंड एनर्जी, अब जैसे सोलर एनर्जी है ना, हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या और दूसरी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में। वाटर जो है, पानी है, फॉरेस्ट है ना, वाइल्ड लाइफ है, ये सारी चीज़ें रिन्यू हो सकती हैं। तो इस तरह से अब हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, non-renewable resources occur over a very long geological time, है ना। ये काफ़ी लंबे समय में ये तैयार होते हैं, है ना। They take too much time in their occurrence, तैयार होने में उनको काफ़ी समय लगता है, वर्षों लग जाते हैं, अरबों वर्ष लग जाते हैं। Minerals and fossil fuels are examples of such resources. मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं ये इस तरह के रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इनके उदाहरण हो सकते हैं, है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use, है ना। तो इनमें से ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनमें इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इनकी फॉर्मेशन में। कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे मेटल्स वगैरह हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, है ना, उनको ना तो रिसाइकल किया जा सकता है और वो जैसे ही हम उनको यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह है, कोल है ना, तो वो अपने यूज़ के साथ साथ, उपयोग के साथ ही साथ वो ख़त्म हो जाते हैं, है ना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। ओनरशिप के बेस पर कौन से रिसोर्सेज हैं? सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, है ना। इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? दे आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। प्राइवेटली ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं ये रिसोर्सेज, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति होते हैं, है ना। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। भाई बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास तो इतना खेत है, इतनी प्रॉपर्टी है ना, तो भाई अब जो खेत और ज़मीन है ये तो गवर्नमेंट की होती है ना। कैसे होती है? क्योंकि रेवेन्यू पे करना पड़ता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है ना, वो लगान देता है, रेवेन्यू देता है गवर्नमेंट को, और इस तरह से उनकी ओनरशिप में वो लैंड होती है। गांव में, इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड ओनरशिप होती है, उनके पास लैंड होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, है ना, भूमिहीन होते हैं, उनके पास किसी भी तरह की लैंड नहीं होती। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। अब जो शहरों में लोग रहते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। Plantation, pasture lands, ponds, water invels, etc. are some of the examples of resources ownership by individuals. तो इस तरह से इंडिविजुअल ओनरशिप में के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? प्लांटेशन, पैस्चर लैंड्स, है ना, जो चरागाह वाली ज़मीन होती है, प्लांटेशन होता है, पॉन्ड है, वाटर है ना, वेल्स हैं, पानी जो होता है, कुआं वगैरह होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स की ओनरशिप में होते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड, है ना, आपके घर के जो रिसोर्सेज हैं आप उनकी एक लिस्ट बनानी है आपको। ओके चिल्ड्रन, हाँ, ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर द
नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्स कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो कि कम्युनिटी की ओनरशिप में होते हैं, एक समुदाय की, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की, किसी सोसाइटी की ओनरशिप में हो सकते हैं। हम देखते हैं देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कोई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स यूज़ करते हैं उन रिसोर्सेज को जिनको सभी कम्युनिटी मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं विलेज कॉमन्स लाइक ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बेरियल ग्राउंड्स, है ना, जो कि सभी गांव वाले मिल करके यूज़ करते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड्स उनको हम कहते हैं जहाँ पर अपने जानवरों को चराते हैं वो लोग, है ना। उन ग्राउंड्स को ग्रेजिंग लैंड की तरह से यूज़ करते हैं उस ज़मीन को, है ना। तो उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड्स। इसके अलावा जो है ब्यूरियल ग्राउंड्स क्या होते हैं, ब्यूरियल ग्राउंड्स जहाँ पर हम लोगों को दफनाते हैं, श्मशान घाट कह सकते हैं, बरी करते हैं, उनको जलाते हैं, ब्यूरियल ग्राउंड्स जो होता है। फिर श्मशान जिसको हम कहते हैं, विलेज पॉन्ड्स, है ना, गांव के जो तालाब वगैरह होते हैं, भाई उसमें ऐसा तो नहीं है कि किसी तालाब का पानी कोई एक ही व्यक्ति यूज़ करता है ना, उसको तो सभी लोग पूरे मेंबर ऑफ कम्युनिटी उनको यूज़ करते हैं, सारे मेंबर्स यूज़ करते हैं कम्युनिटी के। पब्लिक पार्क्स, जो पार्क्स वगैरह होते हैं, पूरी पब्लिक वहाँ पर जाती है, बैठती है ना, इंजॉय करती है, टाइम स्पेंड करती है। पिकनिक स्पॉट्स इसी तरह से होते हैं, वहाँ पर ऐसा तो नहीं किसी एक ही व्यक्ति वहाँ पर जा सकता है ना, वहाँ पर तो सभी लोग जा सकते हैं। तो इसी तरह से प्ले ग्राउंड्स होते हैं अर्बन एरियाज़ में, है ना। तो ये सब एक्सेसिबल होते हैं सभी लोगों के लिए जो कि वहाँ पर रहते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ जो नेक्स्ट रिसोर्स क्या है, नेशनल रिसोर्सेज, है ना, जो कि एक नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं, इनको हम राष्ट्रीय संसाधन, है ना। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। तकनीकी रूप से जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, वो सब एक राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, नेशन को बिलोंग करते हैं, है ना। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। जो कंट्री है उसके पास कानूनी रूप से शक्तियाँ होती हैं, लीगल पावर्स होती हैं, वैधानिक शक्तियाँ होती हैं कि जो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है। देश जो है किसी की अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी अपने अधिकार में ले सकती है जनता की भलाई के लिए, है ना, फॉर पब्लिक गुड। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज being constructed on field owned by some individuals, है ना। तो आप देख सकते हो कि रोड्स, है ना, सड़कें, नहरें, रेलवेज, उनको आपने देखा होगा कि किसी इंडिविजुअल की ज़मीन पर भी उनको बनाया जा सकता है, उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अब जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो होती हैं शहरों में, उनको ये पावर मिली होती है, अथॉरिटी मिली होती है गवर्नमेंट से कि वो इस लैंड को एक्वायर कर सकती हैं, है ना, पब्लिक यूज़ के लिए। तो ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड विद इन द पॉलिटिकल, है ना, ये सब जो है जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, लैंड जो कि पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर होती है, और इसके अलावा जो ओशनिक एरिया है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब है कि 22.2 किलोमीटर्स तक का जो एरिया होता है ओशनिक एरिया, है ना, फ्रॉम द कोस्ट, तट से, है ना, समुद्र तट से 22.2 किलोमीटर तक का जो भाग है उसको 12 नॉटिकल माइल्स कहते हैं। उसको एज टेरिटोरियल वाटर, है ना,
टेरिटरी के अंदर जो वाटर आता है ना, एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, है ना। तो वो जो टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर, और इसके साथ साथ वहाँ पर उस वाटर के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं इस एरिया तक 22.2 किलोमीटर्स तक की टेरिटरी में जो भी रिसोर्सेज हैं, है ना, वो सब नेशन को बिलोंग करते हैं। उन सब पर एक नेशन का अधिकार होता है, एक राष्ट्र का अधिकार होता है। ओके चिल्ड्रन, तो आपने देखा कि नेशनल रिसोर्सेज क्या हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, है ना। यहाँ पर कि कुछ रिसोर्सेज रेगुलेट होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, है ना। आप 200 नॉटिकल माइल से आगे की जो ओशनिक रिसोर्सेज होते हैं, है ना, 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ना, तक आते हैं, वो बिलोंग करते हैं टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंट है ना। मतलब एक तो आपने देखा कि भाई नेशनल रिसोर्सेज हो गए, है ना, जो कि नेशनल अथॉरिटी, नेशन की अथॉरिटी में आते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, है ना, जैसे जो ओशनिक रिसोर्सेज हैं बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो, है ना, ओपन ओशन को जो बिलोंग करता है और उस पर कोई भी देश उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है। कोई भी कंट्री वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकता है बिना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की परमिशन के, बिना उनके कॉन्फ्रेंस के, है ना। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति होते हैं, उनको हम कहा जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं वो। तो डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। और क्या आपको पता है कि इंडिया को राइट मिला है ना, कि वो मैग्नीज नोड्यूल्स को माइन कर सकती है ना, कहाँ से? फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन, फ्रॉम द एरिया, है ना, इंडियन ओशन से, है ना। किस एरिया से? वो एरिया जो कि बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लाई करता है ना, वहाँ से उसको राइट मिला है, अधिकार मिला है कि वो वहाँ से जो नोड्यूल्स हैं, है ना, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकती है, उसको वहाँ से माइन कर सकती है, निकाल सकती है। तो आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। इस तरह से आप कुछ दूसरे रिसोर्सेज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो, इंटरनेशनल नेचर हो जिनका, है ना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज समझे जाते हैं। ओके, नाउ डियर चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, है ना। इसमें सबसे पहला रिसोर्स कौन सा है ना, सबसे फर्स्ट रिसोर्स है पोटेंशियल रिसोर्सेज, है ना। पोटेंशियल रिसोर्सेज हम किसको कहते हैं? पोटेंशियल, है ना, कि इतना पोटेंशियल है, पावर है ना। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड,
For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. है ना, रिसोर्सेज जो कि एक रीजन में पाए जाते हैं लेकिन वो यूटिलाइज नहीं किए जा चुके हैं, उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है ना, उनका उपयोग नहीं हुआ है अभी तक। जैसे वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं राजस्थान और गुजरात में उनमें इतना ज़्यादा इनॉर्मस पोटेंशियल है वहाँ पर, है ना, उनमें इतनी पावर है, इतना पोटेंशियल है कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है विंड और सोलर एनर्जी का, है ना, वहाँ इतना पोटेंशियल है, इतनी पावर है वहाँ, है ना, कि वहाँ पर पोटेंशियल जो विंड और सोलर एनर्जी है उसका डेवलपमेंट हो सकता है, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन अभी तक इनको प्रॉपरली डेवलप नहीं किया जा सका है, यहाँ पर रिसोर्सेज डेवलप नहीं किए जा सके हैं, है ना, जो पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं इंडिया के जैसे राजस्थान और गुजरात, वहाँ पर आपने देखा कि भाई वो डिज़र्ट एरिया है ना, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी हमको मिलती है, विंड एनर्जी भी वहाँ पर हमको मिलती है, विंड एनर्जी सोलर एनर्जी, है ना, उसमें रिच है वो एरिया, तो वहाँ पर पोटेंशियल है ना इन रिसोर्सेज को, लेकिन डेवलप नहीं किया जा सका है प्रॉपरली, तो उनको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ये डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. ऐसे resources जिनका कि सर्वे कर लिया गया है, उनका सर्वेक्षण हो गया है ना, और उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो गुणवत्ता है, उसके साथ साथ उनकी जो क्वालिटी है ना, क्वांटिटी है, उनकी मात्रा है ना, उसको डिटरमिन कर लिया गया है यूटिलाइज़ करने के लिए, उनको निर्धारित कर दिया गया है कि किस क्वालिटी के रिसोर्सेज हैं, किस क्वांटिटी में उनको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो ये जो इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, वो किस पर डिपेंड करता है ना, टेक्नोलॉजी पर और फिजिबिलिटी पर, है ना। भाई उनको रिसोर्सेज को सर्वे तो कर लिया गया है, उनका सर्वेक्षण हुआ है, हो जाता है ना, वो रिसोर्सेज सर्वे कर लिया जाता है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिटरमिन कर ली जाती है यूटिलाइज़ करने के लिए उनको, है ना, कि किस तरह की क्वालिटी के रिसोर्सेज हैं, किस क्वांटिटी में हैं और उनको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। लेकिन इन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इनका डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी पर और किस पर? फिजिबिलिटी पर, कि कितने ज़्यादा वो फिजिबल है, कितने ज़्यादा वो सुगम है, कितना आसानी से उनको उपयोग किया जा सकता है ना, इस पर डिपेंड करता है तो उनका यूटिलाइजेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी किस तरह से है हमारे पास, है ना, और कितनी आसानी से उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है, तो उनको हम डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ये मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई, है ना, हमारे एनवायरनमेंट में वो मटेरियल, है ना, जिनमें कि पोटेंशियल होता है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, है ना, लेकिन डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these, are
इंक्लूडेड एमंग स्टॉक। इन्हीं को स्टॉक कहते हैं, है ना। वो मटेरियल्स, वो रिसोर्सेस जो कि हमारे एनवायरनमेंट में है ना, हमारे एनवायरनमेंट में वो मटेरियल्स जिनमें इतना पोटेंशियल होता है कि ह्यूमन नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, है ना। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं उनसे, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास क्योंकि उनके लिए, उन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से उन तक एक्सेस नहीं हो पाती, है ना। ह्यूमन बीइंग्स उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उनको हम स्टॉक कहते हैं, ठीक है। स्टॉक तो है, भंडार तो है हमारे इन्वायरमेंट में, है ना, उन मटेरियल्स का, लेकिन हमारे पास कोई प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उनको हम स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ 2 गैसेस, है ना। वाटर जो है 2 गैसेस का कंपाउंड है। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। हाइड्रोजन जो है एनर्जी के एक रिच सोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस, है ना। लेकिन हमारे पास कोई तकनीकी जानकारी नहीं है कि हम किस तरह से हाइड्रोजन को यूज करें इस पर्पस के लिए, है ना। तो हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, इसलिए हम इसको एक स्टॉक के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। भाई हाइड्रोजन है तो हमारे एनवायरनमेंट में, इट इज़ अवेलेबल, बट वी डोंट हैव एनी टेक्निकल नो हाउ टू यूटिलाइज इट, है ना। हाइड्रोजन को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास तकनीकी जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? स्टॉक रिसोर्सेज। ओके डियर चिल्ड्रन, नाउ रिजर्व, है ना। रिजर्व्स क्या है? लेट्स सी। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, है ना। स्टॉक का ही एक सबसेट है, स्टॉक की तरह से, विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। ठीक है ना। वो मटेरियल्स, है ना, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है ना, वो स्टॉक की तरह का ही एक सबसेट है ना, जो कि जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ है, हमारे पास जो तकनीकी जानकारी उपलब्ध है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ना, तकनीकी जानकारी है उसके बारे में, उसकी हेल्प से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन इनका जो यूज़ है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है ना। उसको यूज़ करना, उसको उपयोग करना शुरू नहीं किया गया है। दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो जानकारी है ना, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो रिजर्व्स हैं, भाई वो रिजर्व्स हैं भी हमारे एनवायरनमेंट में, और उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्निकल नो हाउ भी है, हमारे पास तकनीकी जानकारी भी है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उनको हमने रखा हुआ है, बचा करके रिजर्व करके रखा हुआ है ना। जैसे रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। भाई वाटर रिसोर्सेज जैसे रिवर वाटर है ना, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको हम बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट में यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही सीमित मात्रा में हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है। दस द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा इज ए रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, है ना। तो इसलिए जैसे जो वाटर डैम्स में है ना, बांध बना करके, डैम्स बना करके जो हमने कलेक्ट करके वाटर को रखा हुआ है ना, और इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट है,
फॉरेस्ट हैं, है ना, ये सब एक रिजर्व है ना, जो कि हमारे फ्यूचर में यूज्ड हो सकते हैं, जिनको यूज़ किया जा सकता है। दैट्स वाई दीज रिजर्व्स, है ना, दीज मटेरियल्स, दीज रिसोर्सेज कैन बी कॉल्ड रिजर्व्स, है ना, रिजर्व रिसोर्सेज, है ना। तो इस तरह से चिल्ड्रन हमें मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके चिल्ड्रन, तो आज हमने इन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, कुछ रिसोर्सेज के बारे में। अब जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो ओके डियर चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इनको बहुत अच्छी तरह से वीडियो को सुन लेना, समझ लेना। क्वेश्चन आंसर्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन फिर से आप इसको अगर नहीं कंप्लीट किया है तो उसको पूरा आप कंप्लीट कर लेना और इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर चिल्ड्रन। थैंक यू एवरीवन।